हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित बोलाराम का जीव कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कहानी कैसी है? ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बोलाराम का जीव कहानी का संपूर्ण सारांश पढ़ने वाले हैं। बोलाराम का जीव कहानी का प्रकाशन वर्ष कब का है? 2016 ईस्वी और बारहवीं प्रकाशन से ये प्रकाशित हुई। ये हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा एक व्यंग्यात्मक कहानी है। बोलाराम कहानी के पात्र। इस कहानी में कौन कौन से पात्र लगे हुए हैं? ये धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, बोलाराम की पत्नी, बेटी, साहब, ये इसमें पात्र लगे हुए हैं इस कहानी में। बोलाराम का जीव कहानी की शुरुआत दरबार से होती है, जहाँ पर चित्रगुप्त धर्मराज से कहता है कि बोलाराम नामक एक व्यक्ति का जीव मृत्यु के बाद यमदूत को चकमा देकर भाग गया है और अब तक पृथ्वी पर ही रह रहा है। कौन कहता है? ये चित्रगुप्त कहता है धर्मराज से। इसमें हरिशंकर प्रसाद जी ने आम आदमी के प्रति सहानुभूति को व्यक्त किया है कि किस प्रकार से बोलाराम का जीव कहानी में हरिशंकर प्रसाद जी ने दफ्तरों में होने वाले भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी पर इन्होंने करारा व्यंग्य किया है। चित्रगुप्त धर्मराज से कहता है कि बोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी है और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। कौन कहता है? ये चित्रगुप्त कहता है धर्मराज से, क्योंकि बोलाराम का जो जीव है इसकी जो है 5 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। और चित्रगुप्त कहता है धर्मराज से कि ये 5 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन यमदूत के साथ ही इस लोक के लिए रवाना तो हुए थे, परंतु यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि बोलाराम की आत्मा जो है वहीं पर भटक रही है उसके घर में। धर्मराज बोलाराम के जीव के गायब होने से चिंतित है और नारद से कहता है कि अगर इस तरह जीव गायब होने लगे तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। यूँ कहते हैं कि यदि ऐसा ही चलता रहा हमारे समाज में तो पाप और पुण्य का भेद मिट जाएगा। किससे कहता है? ये धर्मराज से कहता है। स्वतंत्रता के पश्चात मूल्य का ह्रास होने लगा है। हरिशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी में ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से धन, पद और प्रतिष्ठा की होड़ बढ़ गई है, राजनीति और अपराध का गठबंधन हो गया है, गरीब जनता का शोषण होने लगा है। चित्रगुप्त के रजिस्टर के अनुसार बोलाराम जबलपुर शहर के धर्मपुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की के साथ रहता था। कहाँ पे रहता था ये? जबलपुर शहर के धर्मपुर मोहल्ले में। बोलाराम की उम्र कितनी थी? 60 वर्ष। और इसकी मृत्यु 5 साल पहले जब 5 साल पहले रिटायर होकर किराए के मकान में 1 साल से किराया दिए बिना ही किसी तरह रह रहा था। कौन? बोलाराम का जीव। इनको रिटायर होके 5 साल हो चुके थे, किंतु ये जो है इनकी पेंशन अभी तक नहीं, 5 साल हो गए, पेंशन अभी तक नहीं लगी थी और इन्होंने 1 साल से अपने मकान मालिक को किराया भी नहीं दिया था। नरक में आवास की समस्या के हल होने के कारण धर्मराज नारद से कहते हैं कि नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आए हैं, जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया है। ओवरसियर है, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर नहीं गए। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान ली है। कौन कहते हैं? ये धर्मराज कहते हैं। किसे कहते हैं? नारद से। इसमें धर्मराज जी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से राजनीति और अपराध का किस प्रकार से गठबंधन हो गया है और गरीब जनता का शोषण किया जा रहा है। बोलाराम के जीव का पता लगाने के लिए धरती पर कौन आते हैं? नारद जी आते हैं और माँ बेटी के सम्मिलित रुदन से बोलाराम के घर को पहचान जाते हैं। नारद के पूछने पर बोलाराम को क्या बीमारी थी, किससे पूछते? ये बोलाराम की पत्नी से। और बोलाराम की पत्नी क्या कहती है कि गरीबी की बीमारी थी। किसको कहती है? ये नारद को।
5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। ये नारद जी से कहती है कि मेरे पति को 5 साल रिटायरमेंट लेके हो गए थे, लेकिन उनको पेंशन अभी तक नहीं मिली थी। हर 10-15 दिन में वह दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से यहाँ तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो ये कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार चल रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए हैं। कौन कहते हैं ये? भोलाराम की पत्नी कहती है कि 5 सालों में मेरे सारे गहने बिक चुके हैं, और फिर बर्तन बिके। पहले हमने गहने बिके, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था, कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। चिंता में धुलते धुलते और भूख से मरते मरते भोलाराम की मृत्यु हो गई है। और नारद भोलाराम की पत्नी को आश्वासन देते हैं, ये विश्वास देते हैं कि भोलाराम की पेंशन के लिए सरकारी दफ्तर जरूर जाऊँगा। कौन बोलता है? नारद जी कहते हैं। नारद को सरकारी दफ्तर के बाबू ने कभी दूसरे बाबू के पास, कभी तीसरे बाबू, कभी चौथे बाबू के पास भेजते हुए 25-30 बाबुओं पर चक्कर लगवा दिए थे। किसके? नारद जी के। क्योंकि जो है ये बाबू जो है रिश्वत लेते थे। बड़े साहब भोलाराम का पेंशन चालू कराने के लिए आए और नारद से क्या कहते हैं? रिश्वत लेने के लिए बिना रखने को कहते हैं ये नारद जी को। भोलाराम का जीव अपनी पेंशन के लिए दफ्तर में पड़ी दरख्वास्तों के बीच जाकर अटका था। भोलाराम का जीव कहानी में हरिशंकर परसाई ने दफ्तरों में होने वाले भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी पर इन्होंने करारा व्यंग्य किया है। लेखक ने इस कहानी में सरकारी दफ्तर के अलावा कारीगरों, ठेकेदारों, इंजीनियरों, रेलवे अफसरों पर भी व्यंग्य किया है, किस प्रकार से ये लोग जो हैं आम जनता का शोषण करते हैं। भोलाराम का जीव वस्तुतः एक आम आदमी का प्रतीक है, जो मरने से पहले पेंशन के लिए भटकता है, और मरने के बाद उसकी आत्मा भी वहीं पर भटकती रह जाती है, क्योंकि उसकी पेंशन इन 5 सालों में नहीं लगती, और इसका परिवार जो है खाने के लिए भी तरसता रह जाता है। इस निबंध में इस करारा व्यंग्य को समझा जा सकता है कि भोलाराम का जीव यमदूत के पास से तो बच निकलता है। हरिशंकर परसाई जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से भोलाराम यमदूत को चकमा देकर वहाँ से बच निकलता है, किंतु सरकारी तंत्र की जकड़ से मुक्ति पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। यही आम आदमी की त्रासदी है। ये जो है हरिशंकर परसाई जी ने आम आदमी की त्रासदी का इसमें चित्रण किया है। भोलाराम की निष्ठा, ईमानदारी और कर्मठता सरकारी भ्रष्टाचार के आगे प्रभावहीन सी लगती है। इस कहानी में भारत के हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या को हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्यात्मक रूप में चित्रगुप्त के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ बेचते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे उड़ा लेती है। किसके माध्यम से इन्होंने ये व्यंग्य किया है? चित्रगुप्त के माध्यम से। हौजरी के पार्सल के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। पौराणिक पात्रों को लेकर लिखी गई परसाई जी की यह कहानी फैंटेसी के माध्यम से इन्होंने भारतीय जनतंत्र की वास्तविकता को सामने लाने की कोशिश की है। इस कहानी में परसाई जी की इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह लाल फीताशाही जैसे बुराइयों के लिए किसी एक व्यक्ति, संस्था या वर्ग को नहीं, बल्कि समूची व्यवस्था को ही उत्तरदायी ठहराती है। ये कहानी कौन सी? भोलाराम का जीव। तो फ्रेंड्स, आज हमने हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित भोलाराम का जीव कहानी के बारे में पढ़ा है। इसमें लेखक संकेत करता है कि कभी नहीं हुआ था स्वतंत्रता से पूर्व, जब आम आदमी ने सपना देखा था खुशहाली का, प्रगति का, विकास का। स्वप्न भंग होने की स्थिति तो स्वतंत्रता के बाद ही उत्पन्न हुई है। कौन कहते हैं ये? हरिशंकर परसाई जी। किस प्रकार से मूल्यों में बदलाव, अमानवीय और क्रूर दृष्टिकोण, ये सभी स्थितियाँ और व्यवस्था की देन है, जिनसे सब त्रास्त है।
भोलाराम इस आम आदमी का ही प्रतिनिधि एक आम आदमी का प्रतिनिधि है जो मरने के पहले पेंशन के लिए भटकता है और मरने के बाद उसकी आत्मा भी वहीं पर भटकती रह जाती है। ये दिखाने की कोशिश की है। भोलाराम की निष्ठा ईमानदारी सरकार के जड़तंत्र के सामने प्रभावहीन लगती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।